और इंटरनल थ्रेट जो है ये हमारे खुद के पीछे ये उसी तरीके से है कि एक चाहे कितना बड़ा बरगद का पेड़ हो, अगर उसकी जड़ों में दीमक लग जाए तो वो कितना ही बड़ा हो वो गिर जाता है। जब अफजल गुरु मरा था तो क्या नारे लगे थे, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक क्या नारे थे, तुम कितने अफजल मारोगे हैं, हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल गुरु कौन था, आतंकवादी था ना। अभी खमनई मरा, क्या नारे लगे थे जब खमनई जी मरे थे, कितने खमनई मारोगे, हर घर से खमनई निकलेगा। इंडिया में जो 18% आबादी है वो मुस्लिम है, ठीक है, इंडिया की टोटल ऑफ पॉपुलेशन ना, और उनमें से भी 5% है जो रेडिकल्स है, ठीक है, जिनके वजह से हमारे सारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर उंगली उठती है और ये रेडिकल्स गेम खेलते हैं। आपने देखा अभी दिल्ली में खमनई जी की मौत के बाद है लखनऊ में किस तरीके के जो प्रोटेस्ट हुए, उनमें क्या निकला कि बोलते हैं कि हम जो है ईरानियन है, हम रह रहे इंडिया में है। वापिस पॉइंट में आते हैं दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है जो लोग इंडिया में होते हुए ये कहते हैं, ठीक है, कि हम हैं ईरान के रहने वाले, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, दोनों आपस में लड़ रही है। अफगान क्या कहते हैं, अफगान कहते हैं ठीक है हम मुसलमान हैं, उससे पहले हम अफगानी है। और ये सोच हमारे देश में जब तक नहीं आएगी तब तक 0.5% का खतरा हमेशा बना रहेगा। देखिए ईरान की वीकनेस में अगर हम बात करें तो ईरान को मूलभूत चाहिए है खाना और पानी, ठीक है, और ईरान पे जैसे आप जानते हैं कि अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में सैंक्शन लगे हुए हैं, है कि नहीं। अब ईरान जो भी पैसा आता है वो तेल को स्मगल करके उसके पास आता है, ठीक है, या तेल के बदले चाइना से है या और देशों से बार्टर ट्रेड के थ्रू आता है। और सबसे बड़ी कमी जो है वहां पे पानी। तो आप खाने के बिना 10 दिन रह सकते हो पर पानी के बिना नहीं रह सकते, है ना, है। और जब जनता में ये क्राइसिस होगा तो जनता ऑब्वियसली बोलेगी भैया देखो एक आम आदमी की बात है, आपके मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस सोच से है कि हम यहाँ रह रहे हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं, हम भारतीय नहीं, हम तो यहाँ रह रहे हैं। प्रॉब्लम उस सोच से है। ईरान ने भी जो है वो लीबिया से भी सीखा, वो इराक से भी सीखा, वो वेनेजुएला से भी सीखा। उन्होंने देखा इन सब में क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, यूएस और इन्होंने क्या करा कि हेड ऑफ द स्टेट को मार दिया है, हेड ऑफ द स्टेट को उठा लिया तो पूरी की पूरी रिजीम, पूरी की पूरी मिलिट्री जो है सबकी सब जो है क्लैप्स कर गई। तो इन्होंने इससे सीखा है, और उन्होंने क्या सीखा वो मैं आपको बताता हूँ। ईरान के एक जनरल थे मोहम्मद अती जाफरी जी ने अपनी एक डॉक्ट्रिन बनाई, ठीक है, डॉक्ट्रिन का नाम रखा उन्होंने मोज़ेक। मोज़ेक एक ऐसी चीज है मतलब कि जिसमें ना कई कई अलग, एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे एक पेंटिंग है जिसमें एक टाइल के टुकड़े अलग अलग या छोटे छोटे पत्थरों के रंग बिरंगे पत्थरों के टुकड़े को मिला के एक ड्राइंग, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक पेंटिंग या कुछ भी है ना, एक आर्ट बनाई जाती है जिसमें है सब अलग अलग, पर वो सब मिलके एक चीज बनाते हैं, एक पूरी चीज को, एक तस्वीर को पूरा करते हैं। उन्होंने जो है 31 अलग अलग अपने जो है टावर खड़े कर दिए, ठीक है, और हर टावर की अपनी एक समझ लीजिए कि एक अलग पावर सप्लाई है, ठीक है, वो अपने लिए ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो अपने लिए मिसाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उन सबका एक लीडर है और वो लीडर भी वो यूज चल रहा है ना। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हर टावर की अलग एबिलिटी है, हाँ ठीक है, और उसमें भी उन्होंने डिवाइड कर रखा है, भैया ये जाएगा तो इससे नीचे वाला कमांड संभालेगा, ये जाएगा तो नीचे वाला, जब तक आखिरी आदमी भी जिंदा है ना, तब तक वो वही फॉलो करेगा। और जबकि अगर धार्मिक नजरिए से बात करें तो दोनों के लिए हम जो है नागवार है। जैसे हम इस्लामिक टर्म्स में कहें तो हम काफिर हैं, ठीक है, कि जो उनके अकॉर्डिंग की कोई भी जो है इस्लाम को मानने वाला नहीं है वो काफिर है, ठीक। और उसी तरह जो है इजराइल में अगर हम यहूदियों की बात करें तो यहूदी हमें कहते हैं गोयम। गोयम मतलब जानवर, कि मतलब कि इंसान नहीं है, मतलब कि उनका मानना यह है कि कोई भी जो यहूदी नहीं है वो गोयम है, मतलब वो जानवर के, हाँ वो जानवर के समान है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द आर्मी ब्रेड में। दोस्तों ये चैनल केवल आपके सपोर्ट से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट से ही चलेगा, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ये हमारा राष्ट्रवादी विचार और ज्यादा हमारे राष्ट्रवादी भाई बहनों तक पहुंच सके और ये आवाज जो हम पहुंचाना चाहते हैं ये वहां तक पहुंच सके जहां तक उसे पहुंचना, और हम सारे राष्ट्रवादी भाई बहन एक जगह में इकट्ठा होकर अपना राष्ट्रवादी नैरेटिव और ज्यादा मजबूत कर सकें। जय हिंद। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट पे, जो ईरान इजराइल वॉर चल रही है, इंडिया पे और इंडिया पे आने वाले इंटरनली थ्रेट्स पे, और क्या सब कुछ चल रहा है इन सब बीच में। इंटरनेशनल थ्रेट मतलब मैं समझी नहीं। ये इंटरनल थ्रेड मतलब कि हमें अंदर से क्या है, मतलब कि थ्रेड हमारा क्या है, ठीक है। और देखिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ थोड़ा बाहर से, फिर आते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पूर्व जो है प्रथम सीडीएस जो है हमारे स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी ने कहा था कि हमें 2.5 जो है फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, पर अनफॉर्चुनेटली अब वो 2.5 जो फ्रंट था वो बढ़ के 3.5 हो चुका है। देखिए पहला फ्रंट है पाकिस्तान, ठीक है, सेकंड फ्रंट है चाइना, और थर्ड फ्रंट जो है अब बांग्लादेश हो चुका है।
अब आप बोलेंगे बांग्लादेश तो पहले भी था, अब क्यों? जिस हिसाब से आपने करंटली जियो पॉलिटिक्स हालात बदलते हुए देखे हैं, जिस तरीके से आपने देखा है कि अभी बांग्लादेश में क्या हालात हो रहे हैं, और जब तक बांग्लादेश में और हमारे देश में जमाती इस्लामी जैसी कट्टर जो है ना, इस्लामी संगठन है जो रेडिकल करने में लगे हुए हैं, और उन्होंने देखा जमाती इस्लामी का प्रेम जो है वो बांग्लादेश के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान से ज्यादा है। ठीक है, तो नो डाउट जो है उनके थ्रू जो स्पाई आना है, बांग्लादेश की लैंड को जो है हमारे लिए इस्तेमाल करे जाना है, वहां से जो है जिहादी एक्टिविटी आतंकवाद है उसे इस तरीके से जो स्पॉन्सर करना हमारे लिए, तो ये इसे आप अगर कम करके आएंगे तो आपकी कमी है। और इंटरनल थ्रेट जो है ये हमारे खुद के बीच ही है, ये उसी तरीके से है कि एक चाहे कितना बड़ा बरगद का पेड़ हो, अगर उसकी जड़ों में दीमक लग जाए तो वो कितना ही बड़ा हो वो गिर जाता है। ठीक है, हमारे तो कहना क्या चाहते हैं, इंडिया धीरे धीरे अंदर से ऐसे हो जा रहा है? हाँ, देखिए ना, आप अगर देखेंगे तो पिछले कुछ जब अफजल गुरु मरा था तो क्या नारे लगे थे, कश्मीर से लेके दिल्ली तक क्या नारे थे, तुम कितने अफजल मारोगे, हैं हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल गुरु कौन था? आतंकवादी था ना। अभी खमनई मरा, क्या नारे लगे थे जब खमनई जी मरे थे, कितने खमनई मारोगे, हर घर से खमनई निकलेगा। ठीक, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि इंडिया में देखिए, इंडिया के नाम पर लोग उठ रहे हैं? इंडिया में मैं कहना यह चाहता हूँ, देखिए इंडिया में जो 18% आबादी है वो मुस्लिम है। ठीक है, इंडिया की, हाँ, टोटल ऑफ पॉपुलेशन ना, और उनमें से भी 5% है जो रेडिकल्स है। ठीक है, जिनके वजह से हमारे सारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर उंगली उठती है और ये रेडिकल्स गेम खेलते हैं। आपने देखा अभी दिल्ली में खमनी जी की मौत के बाद है, लखनऊ में किस तरीके के जो प्रोटेस्ट हुए, उनमें क्या निकला कि बोलते हैं कि हम जो है ईरानियन है, हम रह रहे इंडिया में है। वापिस पॉइंट में आते हैं दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है, जो लोग इंडिया में होते हुए ये कहते हैं, ठीक है, कि हम हैं ईरान के रहने वाले, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। ठीक है, और ये क्राइसिस इंडिया में नहीं है, चाहे आप बांग्लादेश में ले लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान में ले लीजिए, चाहे आप इंडियन में रहने वाले हैं कुछ है लोगों में ले लीजिए, है ये परसेंटेज है। वो कभी अपने आप को अरबी समझते हैं, कभी अपने आप को तुर्क समझते हैं। ठीक है, तो है कुछ अपने आप को ईरानी समझते हैं। और हकीकत ये है, जब आईएसएस में कुछ लोग जो है ज्वाइन करने के लिए गए थे इस्लामिक स्टेट्स को, केरला वगैरह से, जब वो वहां गए थे तो उनके साथ उन्होंने वो हाल करा था उनका कि जब वो उन्होंने आईएसएस ज्वाइन करी तो उन्हें फ्रंट में लड़ने के लिए नहीं भेजा, बोलते तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारी नस्ल ये नहीं है। उनको वहां पे टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी दी गई थी। जो वापिस आए हैं ये उनके बयान है। तो सोचने की जरूरत है। और देखिए ये कमी है, ये अब आप देखेंगे, आप फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, दोनों आपस में लड़ रही है। अफगान क्या कहते हैं? अफगान कहते हैं ठीक है हम मुसलमान हैं, उससे पहले हम अफगानी हैं। और ये सोच हमारे देश में जब तक नहीं आएगी तब तक 0.5% का खतरा हमेशा बना रहेगा। इंटरनल थ्रेट है ना। आप कहना चाहते हैं कि जैसे हम हिंदुस्तानी, हाँ, आप देखिए, आपका नजरिया कोई भी हो, आपका धर्म कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे लोगों के माइंड में ये क्लियर करने की जरूरत है, भैया हाँ हम मुसलमान हैं, ठीक है हम हैं, पर हम सबसे पहले भारतीय हैं। जैसे अफगान के अंदर प्राउड से ना, और यही प्राउड आप देखेंगे हम भारतीय हैं कि यही प्राउड जो है आप जो है ईरानियन के अंदर भी देखेंगे, बोलते हैं ठीक है हम मुस्लिम हैं, ठीक है मुस्लिम रजीम है, हमारा ये चल रहा सब कुछ ठीक है, पर हम एक पर्शियन है, हम एक पर्शियन सिविलाइजेशन है। ये बात यहाँ पे समझानी जरूरी है। और मैं फिर से अनुरोध करता हूँ अपने हाथ जोड़ के अपने मुस्लिम भाइयों से, अपनी मुस्लिम भाई बहनों से, ये आइडेंटिफाई आपको करना की जरूरत है, क्योंकि ये रेडिकल्स जो लोग हैं ये अपना गेम खेलते हैं। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता हर मदरसे में यही होता है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर मॉक्स में ये होता, पर कहीं ना कहीं तो होता है ना। तो वो आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा आपको ही उठाना पड़ता है। कैसे? एज अ कम्युनिटी है जो है उंगली उठती है। ठीक है, बच्चे वो आपके नाक के नीचे से आपके बच्चों को रेडिकलाइज करते हैं। एक दिन पता लगता है आपका बच्चा इतना रेडिकलाइज हो गया, उसने कुछ कर दिया और माँ बाप को पता ही नहीं है। और हकीकत बात है, कई ऐसे केस है कि माँ बाप को पता ही नहीं है कि उनका बच्चा वहां पे भेजा था पढ़ने के लिए, वो क्या पढ़ के आया है, वो तो गया था उसके लिए, भैया ठीक है, वो तो सोच रहे कि भैया धर्म के प्रति जा रहा है, पर नहीं, धर्म को वेपनाइज करा जा रहा है ना, उसे रेडिकल करा जा रहा है। और फिर वो कुछ करता है और बच्चा किसका मरता है? आपका मरता है ना। मातम किसके घर में फैलता है? आपके घर में फैलता है। बदनाम कौन होते हो? आप होते हो।
तो ये आपको सोचने की जरूरत है, और ये आइडेंटिफाई आपसे अच्छा इस बात को कोई नहीं पहचान सकता कि कौन है कर रहा है ना। जो कर रहा उसे आप ही बता सकते हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आपको आगे आना पड़ेगा। आपकी ये जो चुप्पी है ये आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए घातक साबित हो रही है। वो कोशिश करते हैं, 100 नहीं होते, 100 में से 5 भी हो जाते हैं तो उनका काम हो जाता है ना, उनका काम हो जाता है, वो अपना करवा लेते हैं जो भी उनको अजीब करना है। ठीक है, मासूम लोग मारे जाते हैं, जब वो जाके कहीं पे मरते हैं, किसी प्रकार का कुछ ऐसी घटना करते हैं, तो उस क्राउड में ऐसा तो नहीं होता कि सारे के सारे काफिर ही होते हैं, सारे के सारे गैर मजहबी होते हैं, कुछ अपने भी होते होंगे, है कि नहीं? क्योंकि बम और गोली किसी में तो मासूम ही पिसते ना, बम और गोली किसी का नाम पता लेके नहीं आती, जो चलती जो सामने आता है वो उसको लगती है, बम फटता है तो फिर वो फटता है ना। जो उसकी रेंज में आता है, उसका जो किल जोन में आता है, वो सारे मारे जाते हैं, है ना। तो ये चीजें समझने की जरूरत है, और जो रेडिकल एलिमेंट आपके बीच है तो उन्हें आइडेंटिफाई आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो ये तो हमारे लिए इंटरनल थ्रेट था, ठीक है, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर ये हमारे लिए इंटरनल थ्रेट था। दूसरा आजकल चल रहा है, मैं एक बात और, जैसे ईरान चल रहा है, तो ईरान की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, ईरान की वीकनेस में अगर हम बात करें तो ईरान की वीकनेस तो यह है कि कुछ जो है वहां की जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो ने वहां अत्याचार करा था, चाहे हिजाब ना डालने के चक्कर में छोटी 16 साल की बच्ची को मार देना हो, उसके बाद जो वहां पे प्रोटेस्ट हुए थे, उन प्रोटेस्ट में जो लोगों का दमन करना हो, और सही ये तो छोटी मोटी चीज है, ये चीज कवर हो जाती है। पर जो मेन थ्रेट क्या है, देखिए, इंसान को मूलभूत चाहिए है खाना और पानी, ठीक है। और ईरान पे जैसे आप जानते हैं कि अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में सैंक्शन लगे हुए हैं, है कि नहीं? अब ईरान जो भी पैसा आता है वो तेल को स्मगल करके उसके पास आता है, ठीक है, या तेल के बदले चाइना से है या और देशों से बार्टर ट्रेड के थ्रू आता है, क्योंकि डॉलर में वो कर नहीं पाता। और सबसे बड़ी कमी जो है वहां पे पानी, ईरान में। हाँ, अभी बीच में था कि काफी टाइम से बात चली थी कि तेहरान को पानी वहाँ ईरान की वीकनेस है, आप कहना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि अभी वहां पे वाटर क्राइसिस है, वहां पे अभी डैम जो है उनके ऑलमोस्ट जो है वो सूखे हुए हैं, ठीक है, पानी नहीं है। वो जो समुद्र के पानी को जो वो पीने लायक बनाते हैं अपने वाटर प्लांट्स के थ्रू, ठीक है, ठीक है। अगर यूएस अगर जैसे वहां पे अभी आपने देखा था कि उनके तेहरान स्थित है जो वहां था है ऑयल डिपो था, वहां पे हमला करा था, और उसी तरीके से अगर ये जो है वहां पे उनकी वाटर सप्लाई को जो है डैमेज कर देते हैं, तो आप खाने के बिना 10 दिन रह सकते हो, पर पानी के बिना नहीं रह सकते, है ना, है। और जब जनता में ये क्राइसिस होगा तो जनता ऑब्वियसली बोलेगी, भैया देखो, एक आम आदमी की बात है यार, कि भले ही मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, मेरी थाली में भले ही है ना, पर मैं सोचता हूं कि मैं अपने बच्चों को इस बनाऊं कि वो कम से कम 1000 रुपए कमाए, है ना, उसका भविष्य शुरू हो। जब अंधकार में इस तरीके से होगा, जब बच्चों के लिए खाना नहीं होगा, बच्चों के पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली क्राइसिस फैल जाएगा। ये बात ऑब्वियसली बात है कि बोलते हैं कि ठीक है, वहां पे जो है पब्लिक यूनाइटेड है, वो कर रहे हैं, उनके पास काफी कैपेबिलिटी है ना अटैक करने की। पर मेन चीज ये है कि जब इस तरीके का क्राइसिस होगा तो अपने आप ही जो है विद्रोह हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये तो है उनकी जो है कमजोरी है, वाटर क्राइसिस, ठीक है। और अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जैसे कि ईरान जो है वो 5000 साल पुरानी सभ्यता है, तो उनके अंदर प्राउड है कि ऐसा हम पर्शियन है, वो पर्शियन प्राउड है, ठीक है ना। तो वो यूनाइटेड क्यों है? वो इसलिए है, देखिए, इतने विरोध के बावजूद भी, इतने वहां पे है 35,000 प्रोटेस्ट करने वालों को जो है मार दिया जाता है, बूट के नीचे कुचल दिया जाता है, फिर भी जब एज अ ईरान नेशन हमला होता है तो वो सारे के सारे यूनाइटेड हो जाते हैं। जबकि यूएस और इजराइल ने सोचा था कि हम खमेनी को मार देंगे, हम ऐसा कर देंगे तो वहां की जनता जो है बाहर निकल आएगी, पर वो बोलते हैं कि वो हमारा अंदर ठेठा। पर एज अ सिविलाइजेशन जो भी होती है ना, कोई भी सिविलाइजेशन होती है पुरानी, तो वो किसी भी बाहरी आक्रांता को है ना, जो बाहर से जो हमला करता है, उसे पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि ईरान जो है यूनाइटेड हुआ। और यही बात मैं समझाना चाह रहा था ना, जो मैंने अभी इंडिया वाले उसमें कही थी, कि वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम किसी समय काल में हम जो है कन्वर्ट हो गए, हम जो है इस्लामिस्ट हो गए, ठीक है, हमारे इस्लामी नेशन हो गया, ठीक है ना, पर हम एक पर्शियन है, हम एक सिविलाइजेशन है, हम मुस्लिम बाद में है, पहले हम ईरानियन है। तो वही चीज अगर जिस दिन हमारे देश में आ जाएगी ना, तो ये जो है 0.5% का जो थ्रेट है, ये हमारे देश में खत्म हो जाएगा। तो यही चीज लाने की जरूरत है। आपके मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस सोच से है कि हम यहां रह रहे हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं, हम भारतीय नहीं, हम तो यहां रह रहे हैं। प्रॉब्लम उस सोच से है, ठीक है।
ठीक है, और ये उनकी स्ट्रेंथ है। और दूसरी स्ट्रेंथ क्या है, अभी तक ईरान ने जो है अपना टॉप नॉच जो है वो इस्तेमाल ही नहीं करा है, चाहे उनकी टॉप क्वालिटी की मिसाइल्स हो या उनके टॉप क्वालिटी के ड्रोन्स हो। उन्होंने अपने अभी तक पुराने ड्रोन यूज करे, जैसे हम होता नहीं कि यार पुरानी चीज खत्म कर दो, है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, कि इसकी एक्सपायरी होने वाली है। जैसे कैसे होता है, कोई दुकानदार होता है तो जो उसका जो पुराना स्टॉक होता है वो उसे पहले निकालता है, नए स्टॉक को पीछे रखता है, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उसी तरीके से वो चल रहा है। अभी जो उनके जो टॉप क्वालिटी के हेरॉन ड्रोन है वो अभी तक निकले ही नहीं है। वो अगर मैसिव तरीके से निकलना शुरू करते हैं, और वो करते जिस तरीके से उन्होंने पूरी वर्ल्ड की जो है तेल सप्लाई को जो है बाधित कर रखा है, तो उन्होंने एक नस पकड़ रखी है पूरी दुनिया की, ठीक है। ये उनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। छोटे छोटे ग्रुप है, और सबसे बड़ी उनकी जो है, ये सारी जो है इनकी स्ट्रेंथ है। देखिए, अब हम अगर ईरान की जो है अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, तो ईरान ने देखो ना, जैसे कहते कि हम भी कहते हैं कि भैया कि हर कोई देश जो है वो किसी भी देश की दूसरे देश की लड़ाई होती है तो सारे मिलिट्री एक्सपर्ट जो है वो सीखते हैं, है ना, उस पे बैठते हैं, रिसर्च करते हैं कि भैया क्या लूज पॉइंट थे, क्या हुआ, क्या नहीं करा। तो ऐसी ईरान ने भी जो है वो लिबिया से भी सीखा, वो इराक से भी सीखा, वो वेनेजुएला से भी सीखा। उन्होंने देखा इन सब में क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, यूएस इन्होंने क्या करा कि हेड ऑफ द स्टेट को मार दिया है, हेड ऑफ द स्टेट को उठा लिया, तो पूरी की पूरी रिजीम, पूरी की पूरी मिलिट्री जो है सबकी सब जो है कोलैप्स कर गई। तो इन्होंने इससे सीखा है, और उन्होंने क्या सीखा वो मैं आपको बताता हूं। ईरान के एक जनरल थे मोहम्मद अती जाफरी जी ने अपनी एक डॉक्ट्रिन बनाई, ठीक है। डॉक्ट्रिन का नाम रखा उन्होंने मोज़ेक एक ऐसी चीज है, मतलब कि जिसमें ना कई अलग, एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझ, जैसे एक पेंटिंग है जिसमें एक टाइल के टुकड़े अलग अलग या छोटे छोटे पत्थरों के रंग बिरंगे पत्थरों के टुकड़े को मिला के एक ड्राइंग, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक पेंटिंग या कुछ भी, है ना, एक आर्ट बनाई जाती है जिसमें है सब अलग अलग, पर वो सब मिलके एक चीज बनाते हैं, एक पूरी चीज को, एक तस्वीर को पूरा करते हैं। पहले पत्थर बनाते थे कलेजी में, उसमें कई प्रकार के पत्थर होते थे, है ना, ठीक है। उसी तरीके से तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ईरान के अंदर जो है 31 जो है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट जो है वो क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इनके 31 IRGC के अंदर क्या हुआ, इन्होंने बोला कि एक खत्म होगा, जैसे कि खमनेई जी को मार दिया। अगर ये उन्होंने सबक नहीं सीखा होता तो खमनेई जी के उठने के बाद और जो टॉप है लीडरशिप को जो फर्स्ट ग्रेड की मारने के बाद जो उसे कोलैप्स कर जाना चाहिए था, वो कोलैप्स क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए नहीं कर पाए कि उन्होंने 31 अलग अलग जो है इंडिपेंडेंट जो है वॉर अपनी वो बना दी, स्टेट्स बना दी, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्स बना दिए, ठीक है, समझ लो ईरान में। हाँ, ठीक है। तो प्रत्येक स्ट्रक्चर की अपनी अलग फायर पावर है, ठीक है, उनके पास अपनी फैक्ट्रीज, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज अलग है, उनके ड्रोन्स अपने हैं 35 स्टेट्स बना दिए। 35 आप स्टेट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आसान भाषा में लोगों से उन्होंने जो है 31 अलग अलग अपने जो है टावर खड़े कर दिए, ठीक है, और हर टावर की अपनी एक समझ लीजिए कि एक अलग पावर सप्लाई है, ठीक है। वो अपने लिए ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो अपने लिए मिसाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उन सबका एक लीडर है, और वो लीडर भी वो यूज चल रहा है ना, मतलब आप कहना चाहते हैं कि हर टावर की अलग एबिलिटी है, हाँ, ठीक है। और उसमें भी उन्होंने डिवाइड कर रखा है, भैया ये जाएगा तो इससे नीचे वाला कमांड संभालेगा, ये जाएगा तो नीचे वाला, जब तक आखिरी आदमी भी जिंदा है ना, तब तक वो वही फॉलो करेगा जो बना रखा है कि भाई ऐसा हो जाएगा। तो वो जैसे अभी बीच में आपने बयान आया था कि आपने सुना था कि ईरानी राष्ट्रपति जी ने कहा था कि बोलते कि मैं कंट्रोल में नहीं है ना, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि अलग अलग कमांडर्स अलग अलग तरीके से काम करे, तो वो वही था। और उन्होंने क्या करा, एक टावर है तो उनका कि लास्ट मैन तक जब तक करेगा तब तक हमें वो ऑर्डर फॉलो कर दें। तो अब उनका अपना एक सप्लाई चेन है, एक अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते पूरे कॉर्पोरेट बम पूरे के पूरे ईरान में ही कर देंगे, आप सबको मार देंगे, ऐसा तो आप कर नहीं सकते, है ना। तो अब क्या है, वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो जो है कि हमला हो रहा है। इसीलिए उनके राष्ट्रपति का बयान भी आया था कि भैया मेरे काबू में नहीं है, जो चेन ऑफ कमांड जो डिसाइड हुई थी वो ऑटोमेटिकली वो उस हिसाब से चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे। तो ये जो अमेरिका ने, इजराइल ने मिस कैलकुलेशन करा, उन्होंने यही सोचा था कि हम हेड ऑफ द स्टेट को उठा लेंगे, पब्लिक वहां पे निकल के आ जाएगी। पब्लिक निकल के नहीं आएगी, हाँ पब्लिक निकल के आ सकती है कब, जब उनके बच्चों की थाली में खाना नहीं होगा, जब उन्हें टोटल अंधकार दिखेगा, जब पीने का पानी नहीं होगा। हो सकता है ये लड़ाई इस तरफ भी जा सकती है, ठीक है। तो ये थी ईरान की वीकनेस और ये थी ईरान की स्ट्रेंथ, जो मैंने आपको अभी कम शब्दों में, जितने कम शब्दों में आसान तरीके से मैं आप सबको समझा सकता था वो मैंने समझा। अब मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि इजराइल और ईरान में क्या डिफरेंस है, वो किस तरह हमारे दोस्त हैं, किस तरह हमारे दुश्मन हैं, दोनों ही देखिए, ईरान और इजराइल, ईरान और इजराइल दोनों ही हमारे दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों से ही हमें कुछ लेना देना नहीं,
एक तरीके से मैं आपको बताऊं, देखिए ईरान से हमारे जो है अफगानिस्तान तक के लिए हमारा जो रूट है चाबहार पोर्ट है, ठीक है, वो है। और ईरान का हम सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो है शांति बनी रहे, क्योंकि जो शाह की जो रिजीम थी पहले वाली ईरान की, तो वो जो है टोटली अमेरिकन सपोर्टर थी ना वो। और ये भी ऐसा नहीं है कि खमेनी भी हमारे जो है एकदम प्रो इंडियन थे, उन्होंने भी कश्मीर में कई बार जो है हमारे खिलाफ जो है उन्होंने बयानबाजी दी है जी। पर जियो पॉलिटिक्स एकदम ऐसा है कि मतलब कि आप ये समझो पानी में लकड़ी के तख्ते पे आपको अपना बैलेंस बनाना, हिलटे लुटे से नट बनाते हैं ना रस्सी पे, आपने देखा होगा तमाशा करते हुए ना कि जो रस्सी पे चलते डंडा पकड़ के बैलेंस बनाते हैं, इसी तरीके की जियो पॉलिटिक्स होती है। आपको हर चीज को ऊपर नीचे करके देखना होता है और बना के रखना होता है। ईरान से हमारा फायदा देखिए, अभी अगर मैं ईरान से हमारे फायदे की बात करूं तो ईरान से हमारा फायदा देखिए अभी ये हुआ, देखिए हमने ईरान की दोनों शिपों को जो है रुकने के लिए अपने यहाँ जगह दी थी, उनमें से एक रुकी है ना, एक जो है चली गई थी, जो रुकी वो है उनके सारा क्रू जो है वो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ प्रॉपरली सेफ है, ठीक है। कौन सेफ है? ईरानी क्रू जो है जो हमारे यहाँ एक्सरसाइज के लिए आए थे वो प्रॉपर सेफ है, उनकी शिप हमारे यहाँ खड़ी हुई है, जो 3 में 3 आई थी, हाँ ठीक है ना, वो हमारे यहाँ सेफ है पूरी की पूरी। तो हमने जो है उनको शेल्टर दिया, ठीक। प्लस उनसे हमारा क्या बनता है कि हमें अफगानिस्तान का जो रूट चाहिए, जो हम चाबार के थ्रू जो हम सेंट्रल एशिया से जो हम चीजें मंगवाना चाहते हैं वो हमें इजी पड़ता है, ठीक है। बाकी स्टेट ऑफ मुलक्का हो है, वहां से हमारा जो आता है ये सब कुछ होता है। और यही कारण है कि जो है अभी जो है हमारी जो है शिप्स जो है वो स्टेट ऑफ मलाका से आई हैं, ठीक है। ईरान ने बोला है कि इंडियन फ्लैग वाली जो शिप है, जो इंडियन शिप है, ठीक है, उनको हम सेफ पैसेज देंगे, हम जाने देंगे। और यही कारण है, देखिए जियो पॉलिटिक्स होता है ना कि बना के रखना पड़ता, हम आपको कुछ देंगे आप हमें कुछ देंगे। अब आते हैं इजराइल पे, देखिए इजराइल हमें, देखो हमने रफेल खरीदे थे, आप सब जानते हैं, फ्रांस ने हमें रफेल दिया, हमने मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स के ऑर्डर्स दिए उन्हें रफेल के, पर उन्होंने हमें अपना सोर्स कोड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि ये अगर वो सोर्स कोड हमें दे देंगे तो हम उसमें अपने बनाए हुए वेपन्स उस पे लगा पाएंगे, वो नहीं चाहते भैया। हवाई जहाज ही नहीं है ना, हवाई जहाज आप लोगे तो पूरा सामान खरीदोगे ना, उस पे लगने वाले हथियार भी आप खरीदोगे, तो वो आते रहेंगे, वो उनका वो है, ठीक है, वो नहीं देते। इसराइल हमें जो है वेपन्स देता है, उसने कारगिल के टाइम पे भी हमें मदद करी जब कोई नहीं दे रहा था, जीपीएस गाइडेंस वाले बम उन्होंने हमें प्रोवाइड कराए थे उस समय। कहना चाहते हैं इजराइल ने हमेशा बुरे टाइम पे हमें सपोर्ट करा, ठीक है, और वो हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है, ठीक है, और प्लस सोर्स कोड भी दे रहा है। जैसे अभी बात हुई कि चाहे आयरन बीम की बात हो है, चाहे आयरन डोम की बात हो, वो भी वो इंडिया में मैन्युफैक्चर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है कि वो टेक्नोलॉजी हमें देगा, हथियार ही नहीं देगा, हथियार की टेक्नोलॉजी देगा ताकि हम उसे अपने लिए बना सके। तो भैया हमारे लिए वो भी उतना ही है। एक तरफ से हमें जो है ना रास्ता मिल रहा है सेंट्रल एशिया का, एक जो है कि हमारी सुरक्षा को बढ़ा रहा है। सुरक्षा को क्या बढ़ा रहा है? हर चीज से फायदा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स यही है ना, हमारा दुश्मन वही है जो हम पे हमला कर रहा है, बाकी सारे हमारे दोस्त हैं, बाकी जो है वो उन दो का आपस का है। और जबकि अगर धार्मिक नजरिए से बात करें तो दोनों के लिए ही हम जो है नागवार हैं। जैसे हम इस्लामिक टर्म्स में कहें तो हम काफिर हैं, ठीक है, कि जो उनके अकॉर्डिंग कि कोई भी जो है इस्लाम को मानने वाला नहीं है वो काफिर है, ठीक। और उसी तरह जो है इजराइल में अगर हम यहूदियों की बात करें तो यहूदी हमें कहते हैं गोयम। गोयम मतलब जानवर, कि मतलब कि इंसान नहीं है, मतलब कि उनका मानना यह है कि कोई भी जो यहूदी नहीं है वो गोयम है, मतलब वो जानवर के, हाँ वो जानवर के समान है, वो इनकी वैल्यू इंसान में नहीं है। तो हमारे लिए दोनों ही एक तरफ से देखा जाए तो है ना, अगर धार्मिक टर्म्स में देखा जाए तो वो दोनों के दोनों ही हमें मतलब कि इंसान नहीं समझते, एक हमें वाजिबुल कत्ल समझते, एक हमें जानवर समझता है, ठीक है। तो हमारे लिए दोनों में से कोई अंतर नहीं है, ठीक है। पर हमारे जियो पॉलिटिक्स पॉइंट्स के आधार से देख लो, ठीक है, आप हमारे हैं सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से देख लो, तो इजराइल जो है हमारा बेस्ट एलाई साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें वो टफनेस टेक्नोलॉजी दे रहा है। चाहे अभी हम बात चल रही थी कि जैसे हमारा काली है, ठीक है, हमने एक वेपन बनाया था जो है माइक्रोवेव्स के थ्रू ना है, जो है कि टारगेट को हिट करता है। तो हमने 30 का बनाया था, 100 पे हम काम करे तो 100 और हमें 300 वाला शायद जो है लगता है वो देगा हमें ना, तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा, तो वो हमारे लिए देश के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। बुरे वक्त में उसने हमारा साथ दिया, ठीक है। इसीलिए जो था हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे
सॉरी माफी चाहूंगा, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और जो वहां पे जो हमास द्वारा जो अटैक किया गया था उन्होंने उसे कंडेम करा था कि बोलते कि ये एक आतंकवादी घटना है और हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जैसे पहलगाम हुआ हम जानते हैं तो हम समझते हैं कि क्या लगता है, तो इसमें हम आपके साथ हैं। तो हमने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। ईरान के लिए, ईरान को भी हम बोलते आए हैं, ठीक है, कि भैया, और हम यूएस वगैरह सबको बोलते हैं कि भैया बैठ के बात करो, एंड में बात टेबल पे ही होनी है। पर वही है कि जिसके हाथ में ताकत होती है, जिसका लठ मजबूत होता है, वो अपनी शर्तों पे बात मनवाता है। बात यही चल रही है कि कौन अपनी शर्तों पे बात मनवाएगा। अब इसी तरीके से जो है ये सारे का सारा सिनेरियो चल रहा है और इंडिया जो है, मैंने आपको जैसे बताया, नट की तरह जो है वो बैलेंस बना रहा है। तो हमें अपना देखना है ना, हर कोई अपना देख रहा है तो हमें भी तो अपना देखना है। जैसे तो ये है, ईरान और इजराइल में से कौन हमारा दोस्त है तो कौन हमारा दुश्मन है, तो मैंने दोनों दोस्त है, नहीं दुश्मन। हाँ ठीक है, क्योंकि धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया और जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया। तो हमारे लिए तो भैया ठीक है क्या फर्क पड़ता है। ईरान इस समय करंट इंडिया को ही ऑयल दे रहा है, इंडिया को दे रहा है, चाइना को दे रहा है, ठीक है। रशिया हमारा काफी अच्छा दोस्त है, रशिया ने भी हमें, आप जानते हैं ना, सबको पता ही है, ठीक है। तो ये सारे जो है पॉइंट है। अब तो देखिए, अभी तो मैंने आपको जैसे बताया था कि अब हमने अभी 2-3 टॉपिक्स जो है वो कवर करे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, देखिए किस तरीके से हमें बेनिफिट मिला, ठीक है, ईरान को की वेसल्स को अपने यहाँ रखने का, है ना, क्या बेनिफिट मिला। तो आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से अभी हमारी 2 LPG शिप्स निकल के आई हैं, ठीक है। एक का नाम है शिवालिक और एक का नाम है नंदा देवी, ये दोनों LPG हैं। और इसके अलावा और 6 और जो है हमारी LPG शिप्स आ रही हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से नहीं आ रही, दुनिया की और जगह से आ रही है। तो ये जो जबरदस्ती क्राइसिस जो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि LPG गैस जो है नहीं है, वो एकदम गलत है ना। और अफवाह फैलाई जा रही है। ये देखिए, कुछ तो नेता है जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ठीक, और कुछ काला बाजारी करने वाले हैं। देखिए क्या हुआ, पैनिक खरीदी। देखिए एक बात सुनो, एक दुकान में अगर नॉर्मली है 10 ग्राहक आते हैं, एकदम से है उस दुकान में अगर 300 ग्राहक आ जाएंगे तो पैनिक तो फैल ही जाएगा ना, माल तो अपने आप खत्म हो ही जाएगा। जो रेगुलर अगर हम चलते हो रहे कि हमारे देश के लोगों की कमी है कि जरा सी कोई अफवाह उड़ती है एकदम से, जैसे आपने देखा हमारे यहाँ हरिद्वार में ही है, लोग सुबह के 6 बजे से जबरदस्ती गैस एजेंसी के आगे सिलेंडर लेके खड़े हो जा रहे हैं। मैंने खुद देखा, कल गई थी तब मैंने खुद ही देखा कि लोग एजेंसी के आगे लाइन लगा कर जो जबरदस्ती गवर्नमेंट बोल रही है, सब कुछ है, खड़े हो रहे हैं। अब क्या होगा भाई, जो गैस एजेंसी 3000 सिलेंडर की उसकी दिन की सप्लाई करने की है, वहां पे अगर 30,000 लोग आ जाएंगे तो सिलेंडर तो एकदम खत्म होगा। और ये नहीं कि वो सारे लोग वो आ रहे हैं जो जेन्युइन ग्राहक है, कि मतलब कि उनके घर में सिलेंडर नहीं है, जो रेगुलर बेसिस पे लोग इसलिए आ रहे हैं कि अगर गैस नहीं आई तो मैं अपने घर में स्टॉक करके रख लेता हूँ। अभी जैसे बीच में अभी यूपी में एक नेता भी पकड़े गए थे, उन्होंने जो है अपने गोदाम में जो है काफी सारे सिलेंडर जो स्टॉक करके, कुछ काला बाजारी वाले, कुछ जो है कि फालतू का पैसा कमाने। भैया पैनिक हो गया जी, सरकार ने 60% नहीं है जी गैस मिली। कोरोना के आखिरी टाइम पे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में कर रहे थे, आप सही समझे। तो कुछ काला बाजारी वाले, और जबकि कभी नहीं देखे, स्टेट ऑफ हार्मोन से 2 निकल के आई है और भी आएंगी है, बाकी की 6 जो है वो दुनिया के और उससे LPG की आई है। और उन्हें तत्काल प्रभाव से गवर्नमेंट ने कहा कि उन्हें सीधा नंबर वाइज भी उन्हें सबसे पहले डॉक करा जाए, ताकि सप्लाई जो है वो देखेगी और मिलती रहेगी। तो मैं अभी भी अपने देश के लोगों से अपील करता हूं, पैनिक ना करें, गैस के सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और ना ही कोई कमी होगी। आप अगर इस तरीके से पैनिक करेंगे तो हर जगह आप देखेंगे। भैया एक सीधी सी बात है कि बोलते हैं कि भैया गैस एजेंसी वाले ने 3 बजे बोला कि भैया सिलेंडर खत्म हो, भैया हो गई सिलेंडर खत्म इसलिए नहीं हो रहा कि उसकी सप्लाई 3000 सिलेंडर की थी और 30,000 लोग सिलेंडर लेने आएंगे तो 3 बजे सिलेंडर खत्म हो गई। आप लोग अगर नॉर्मल उससे रहते हैं, ठंड रख के रखते, तो सिलेंडर की कमी तो, इसमें नुकसान आप अपना ही कर रहे हैं। काला बाजारी करने वालों को ब्लैक मार्केटिंग करने का मौका दे रहे, वो मुंह मांगे दाम बोल रहे हैं और आप अपने डर में आप अपने उस ये जो ह्यूमर फैला उसके चक्कर अपनी गाड़ी कीमती कमाई का पैसा आप उस काला बाजारी करने वाले को दे रहे हैं और आप अपनी जेब लुटवा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, सब कुछ है बराबर है। और जब निकल के आ रहे हैं, जब ईरान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान आया कि इंडियन फ्लैग्स लगे हुए कोई भी जो शिप है उन्हें हम नहीं रोकेंगे, है ईरान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान आया, हम नहीं रोकेंगे क्योंकि इंडिया हमारा दोस्त है। इंडिया हमारा दोस्त इसलिए है क्योंकि इंडिया ने, चाह बात एक छोटी मोटी चीज है कि इंडिया ने हमारे शिप्स को जगह दी। अगर इंडिया दोस्त नहीं होता था, इंडिया ने बोल रहा था कि भैया हमारे यहां नहीं रुक सकते, है उनके क्रू को रोका हुआ है, उनको बेल ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो सिक्योर है हमारे यहाँ, है ना। तो ये शो करता है कि हम ईरान का बुरा नहीं चाहते हैं, और ये मैसेज जो है वहां तक पहुंच रहा है। इसीलिए हमारे शिप निकल के आए, बाकी दुनिया के शिप क्यों नहीं निकल के आ रहे, इसलिए आ रहे हैं ना।
तो ये समझने की जरूरत है। और ये बिना बात की अफवाहें बनाई कैरेट करके लोग जो है अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी गाड़ी कमाई जो है काला बाजारी करने वालों को इन सबके हाथ में दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें, होश के नाखून ले। जो पैसा आपने कमाया है ये आपकी मेहनत का है, कोई फ्री का नहीं है। तो इन्हें ऐसे बोलते हैं ना गिद्धों की तरह जो अवसरवादी लोग हैं कि जो मौके की तलाश लेते हैं, मौका प्रस्तों के हाथों में ना जाने दें। सोशल मीडिया की वजह से भी आजकल इतनी अफवाह उड़ने लग गई है। हाँ वही तो, कि कोई कुछ भी बनाता है, कुछ डालता है कि और टूल किट जो है उनको और ज्यादा बढ़ाती है आगे। भाई बोलता है ना कि क्या होता है कि एक आदमी झूठ बोलता था, आदमी बोलता है झूठ है, अगर उसी झूठ को 1000 आदमी बोलने लग जाए और बार बार बोलने लग जाए तो इंसान के मन में आती है सोच, यार नहीं ये भी ये बोल रहा है, ये भी ये बोल रहा है, ये भी ये बोल रहा है, कहीं ऐसा है तो नहीं। और इसी चक्कर में जो है पैनिक फैलता है, और यही कारण है। और अभी बात करते हैं अभी की जो है करंट सिनेरियो में, जो अभी आपने देखा था कि खर्ग आइलैंड में जो है यूएस ने जो है बॉम्बिंग करी थी। अब खर्ग आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे आप देखें तो ईरान मेन लैंड से वो एक टापू आइलैंड है, तो साफ पता लग रहा है टापू है वो मेन लैंड से 24 किलोमीटर दूर है। वहां पे ईरान की तेल रिफाइनरी है, वहां से ईरान का तेल निकलता है, समझ रहे? ईरान वहां से तेल निकालता है, सॉरी रिफाइनरी नहीं, वहां से तेल निकालता है वहां। तो ठीक है कि ईरान के पास पैसा कहां से आ रहा है? सर्वाइव करने के लिए, लड़ने के लिए, ड्रोन बनाओ, मिसाइल बनाओ, कुछ भी आप बनाओ, तो वो तेल के बदले ही आ रहा है ना। तो इसीलिए बॉम्बिंग करी। पर उसमें ईरान ने क्या करा, सॉरी अमेरिका ने क्या करा कि बोलते कि रिफाइनरी को बॉम्बिंग नहीं करा है, वो आसपास के एरिया में उस तरीके से वो बॉम्बिंग करा। तो देखिए आर्मी में होता क्या है, मैं आपको आर्मी के हिसाब से वो समझाता हूं। देखिए जैसे कभी भी लड़ाई होती है, जैसे आपने कारगिल के टाइम पे लड़ाई देखी या आपने कोई मूवी देखी होगी, जब भी जो है हम असॉल्ट करने जाते हैं, हमारी इन्फेंट्री है, हमारी पैदल सेना असॉल्ट करने जाती है, उससे पहले जो है आरटी जो है बम्बार्टमेंट करती है, ताकि जो दुश्मन की जो डिफेंसिव पोजीशन है या जो स्ट्रक्चर है, मेन जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाए और दुश्मन में अफरा तफरी फैल जाए है। जब एकदम से आरटी के शेल गिरेंगे, बम गिरेंगे, धमाके होंगे, इधर उधर होंगे, दुश्मन को नुकसान होगा है, कुछ तो वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है। उसमें है जो बचे हुए होंगे, एक तो वो घबराए होंगे, उनके अंदर अफरा तफरी होगी, और जिन्होंने अपने आप को जो सिस्टमेटिक तरीके से लगा के रखा था वो नहीं रहेगा, है ना। तो वही तरीका था कि बॉम्बिंग करी। अब ये बॉम्बिंग करके अगर यूएस इसको छोड़ देगा, ऐसे तो कोई फायदा है नहीं, आप कितनी बॉम्बिंग करते रहो लोग तो वही। अब इसमें यूएस को जहां तक मुझे लगता है, चाहे वो टेक्निकल रूप में अपनी जो है स्पेशल फोर्सेस है, चाहे नेवी सील्स हो गए या उस जगह कमांडो फोर्सेस को वहां पे उतारेंगे। और उतारने से पहले ही उन्होंने कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करी है कि जो उनका जो डिफेंसिव पोजीशन थी, जो उनके के बम गोलों के वो थे रखे हुए थे, और वो सारे तबाह हो सके, ताकि जब फोर्सेस वहां पे उतरे तो उन्हें उस आइलैंड को कैप्चर करने में आसानी हो। अगर वो उस आइलैंड को अगर वो कैप्चर कर लेते हैं तो फिर वो क्या कर पाएंगे कि वहां पे अपना एक बेस बना लेंगे है, और वहां से क्या होता है कि तेल की सप्लाई कट जाएगी। तेल कट जाएगी तो मतलब कि फंडिंग कट जाएगी और ज्यादा जो है प्रेशर में आ जाएगी, जैसे उन्होंने दुनिया के साथ करा था कि मतलब कि स्टेट ऑफ मलक्का को है ना चौक करके कि नहीं निकलेगा तो पूरी दुनिया में होगी, फंस जाएगी। और उसके अलावा वो भी अपने ड्रोन बेसिस, अगर नॉर्मली आरटी से भी फायर करता तो 155 mm आरटी है, तो उसकी रेंज 35 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर आराम से होती है। तो मतलब कि अपने तोपों के थ्रू भी ईरान के जो है लैंड पे जो है वो बम्बार्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जो ड्रोन वगैरह आ रहे हैं अब, और देखिए अमेरिका के इस लड़ाई में जो है काफी नुकसान हुआ है। और मिडिल ईस्ट में पूरे ऑलमोस्ट जो अमेरिका की रडार साइट थी, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट करके बताती थी कि भैया ये मिसाइल, ये ड्रोन जो है यहां से आ रहा है, वो ऑलमोस्ट डैमेज हो गई है। यही कारण है कि अमेरिका ने यूएस से जो है अवेक्स मंगवाए हैं, जो एक एरोप्लेन होता है उसके ऊपर जो है रडार लगा रहता है, और वो कि पर्टिकुलर एरिया की निगरानी करता है कि हाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ताकि वो बता सके। यही है। और इसीलिए साउथ कोरिया से जो है डिफेंस सिस्टम जो है अपने निकलवा के उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मिडिल ईस्ट के लिए ला रहे हैं, जो ईरान चाहता था। तो लड़ाई अभी काफी दिलचस्प मोड में है। अभी कहना ये बड़ी गलत होगा कि ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, दोनों एक दूसरे की नस को दबाने में लगे हुए हैं। और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जो फंसा है, जिसने अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया है, वो है यूरोप। क्यों? देखिए नेटो के उसमें आके यूरोप ने अपनी वेपन्स बनाने की क्षमता कम कर दी, अपनी फोर्स की क्षमता कम कर दी कि हम 30 लोग हैं, हम मिलके हम ये कर लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने फिर प्लस क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, प्रॉक्सी वॉर बनाई, अपनी यूक्रेन को चने के झाड़ पे चढ़ाया, यूक्रेन को लड़ा दिया कि यूक्रेन हमारे लिए लड़ता रहेगा, यूक्रेन मरते रहेंगे, ठीक है। पैसे की हमारे पास कमी है नहीं, पैसे हम देते रहेंगे, ठीक है। रशिया से हम जो है वो लेते रहेंगे,
एनर्जी भी लेते रहेंगे हम, गैस पाइपलाइन हमारी चल ही रही है, ठीक है। रशिया वीकेंड होता रहेगा। अब क्या हो रहा है, वो ना उसको फंडिंग कर पा रहे। अब उन्होंने क्या कर दिया है कि एक तरफ से ये डाल दिया है, बिगेस्ट थ्रेट जो है यूएस के लिए ये है कि चाइना जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, आज से 10 साल पहले का अगर आप चाइना देखेंगे तो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ वो नहीं थी जो आज है यूएस के मुकाबले में। और अगर इसी हिसाब से चाइना बढ़ता लगा तो उसे 10 साल लगेंगे यूएस को ओवरपास करने के लिए, ठीक है। और 15 से 20 साल लगेंगे यूएस को पूरी तरह डोमिनेट करने के लिए, है ना, मिलिट्री पावर के हिसाब से। तो चाइना अभी युद्ध नहीं करेगा। उन्होंने कई बार चाइना को उकसाया, आपने देखा कि वो उनके पास से जो है चाइनियन सी की तरफ से जो है वो लेके गए अपने, पर चाइना ने हमला नहीं करा क्योंकि चाइना जानता अभी वो हमला नहीं करेगा। और यूएस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि अगर रशिया और चाइना मिल गए, अगर आज की डेट में मिल गए, उन्होंने अभी तक तो ये है कि एक दूसरे को पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी मिलिट्री को मिला लिया कि भैया कि देखिए आपके सपोर्ट में हमारी मिलिट्री आएगी है और मेरे सपोर्ट में आपकी आएगी है, तो फिर तो भैया वो बिगेस्ट थ्रेट है। तो अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरीके से शाम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके जो है कि रूस को जो है चाइना के पाले से काट के अपने पाले में मिलाया जाए, चाहे उसके लिए यूक्रेन की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़ जाए। पहले चले के झाड़ में चढ़ाया। तो यूएस पे जो है ना, मैंने बोला था ना कि पिछली वीडियो में बात करी थी कि आप कुर्द लड़ाके जो है यूएस के लिए तरफ से लड़ने जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे, क्योंकि यूएस वालों का जैसे ही मकसद निकलता पूरा होता है ये निकल जाते हैं। तो कुर्द इसलिए ही नहीं कूदे हैं, ठीक है। अब यही चीज देखने की होगी। अब क्या होगा, क्या यूएस क्या करेगा चाइना से रशिया को तोड़ने के लिए? क्या वो जो है कि यूक्रेन को बलि का बकरा बना देगा कि भैया पुतिन भाई आपको जो करना है वो करो, ठीक है, आपको लो, हम आपको ये छोड़ते हैं, आप हमसे रिश्ता बनाओ। क्योंकि अब ये देखिए, अगर ईरान पूरी तरीके से वो हो जाता और अफ्रीकन में वो कर लेते तो चाइना की जो है तेल सप्लाई जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर बचेगा रशिया से तेल आएगा चाइना को। अगर यूएस की सोच ये है कि चाहे यूक्रेन जाता है जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि बिगेस्ट थ्रेट जो है अभी चाइना बन रहा है। और अगर चाइना की नीति है कि वो किसी तरीके से कम से कम 15 और मैक्सिमम 20 साल और शांति में अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाता रहे और अपनी ग्रोथ को करता रहे, तब तक जब तक जो है यूएस के ऊपर डोमिनेटिंग उसमें ना आ जाए, है ना, मिलिट्री स्ट्रेंथ में, तब तक बढ़ाते रहे। तो वो चाइना नहीं करेगा, कम से कम 15 साल तक तो युद्ध नहीं करना चाहता हूं। और युद्ध तो उसे करना पड़ेगा उसके बाद, फिर वो चाहे वो इंडिया से करे, चाहे वो ताइवान के थ्रू या यूएस से करे, है ना। इंडिया से किसी का नहीं युद्ध है ना। अच्छा। पर जो जियोपॉलिटिक्स जो सिनेरियो बन रहा है, मैं आपको वो बात कर रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता युद्ध हो, पर जो हालात हैं जिस हिसाब से चल रहे हैं, तो यूएस की नीति ये है क्लियर भाई, किसी तरीके से हम देखो ईरान को अगर हम खत्म कर देते हैं, इसके तेल में हम डोमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। वेनेजुएला से चाइना को तेल जाता था, वो हमने वेनेजुएला में कब्जा करके जो है उसे खत्म कर दिया है ना, उसका तेल अपने अंडर ले लिया। अफ्रीका पे हम किसी तरीके से कर लेंगे। और अगर हम रशिया से काट देते तो चाइना के पास तेल की बूंद नहीं होगी। अगर चाइना के पास तेल की बूंद नहीं होगी, फिर तो भैया आप चाहे कितने ही फाइटर प्लेन बना के खत्म कर लो, कितना ही आप कुछ भी कर लो, जब उनमें तेल ही नहीं होगा, युद्ध पूथों में चलने के लिए वही नहीं होगा, तो चलेंगे कैसे है? और चलेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? फिर तो वही हो जाएगी कि बिना गोली की बंदूक, सिटिंग डक हो जाएंगे, वो आएंगे भैया मार के जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज में यूएस काम कर रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स जो है वो बड़े दिलचस्प तरीके से बदल रही है, टेक्टोनिक प्लेट जो है पलट रही है। देखने वाली बात ये होगी कि ऊंट जो है किस करवट बैठता है, एंड ऑफ द डे क्या होता है। तो यही सारी बातें थी, इन सब पे करना था। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तो इसीलिए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में और गहन डिस्कशन करेंगे और खुल के बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स के लेवल पे। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए। जितने दोस्त हमारी वीडियो देखते हैं उतने दोस्त जो है हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते, आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर 100 लोग भी देख रहे हैं तो 100 लोग में से 50 लोग तो लाइक कर दिया करें। तो दोस्तों जब आप लाइक करते हैं तो आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें पता लगता है, आपकी लाइक से हमें पता लगता है, हमारा जोश बढ़ता है, वीडियो की रीच तो बढ़ती ही है, ठीक है। उसके साथ जब आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट से हमें दिशा मिलती है कि वीडियो किस तरीके से बना रही है, कहाँ देखे ना, एक फैक्ट चेक करना जरूरी होता है। और आपके कमेंट जो है वो हमें फैक्ट चेक करवा के देते हैं कि हम क्या, हमारी डायरेक्शन सही है, क्या हम सही जा रहे हैं, क्या हम सही एनालाइज कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजों में आपकी बहुत जरूरत है। प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो जल्द से जल्द उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप 100 लोग भी देख रहे हैं, अगर 50 लोग भी लाइक कर रहे हैं तो कर देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैं तो कोशिश यही कहूंगी, 100 लोग देख रहे हैं तो 100 लोग वीडियो को भी लाइक करें, एक कमेंट जरूर करिए कि आपकी वीडियो अच्छी है। जैसे भी आप वो करके कमेंट करके बताइए
ये मैं कहना चाहती हूँ। और इसके अलावा अपनी राय अलग से दीजिए कि आप क्या नया बदलाव चाहते हैं, आप किस विषय पे चाहते हैं कि वीडियो बनाए, ताकि मैं उस विषय पे रिसर्च करूं और उसके बाद आपको वीडियो बना के दे सकूं उसमें, ठीक है। और मेरी बात यही है कि हमारा एक नेशनलिस्ट चैनल है और ये इसमें हम अपने नेशन फर्स्ट को लेकर हमेशा चलते हैं और ये हमारी राष्ट्रवादी सोच हमारे और ज्यादा राष्ट्रवादी भाई बहनों तक पहुंच सके और हम सब एक संयुक्त मंच में पहुंच के अपनी बात रख सके, ताकि हम अपने देश को और ज्यादा मजबूत कर सके। तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद साथियों।